तो साथियों यूपी पीजीटी पर जो वैकेंसी निकली हुई है उस पर हम 2016 का पेपर सोल्व कर रहे हैं, आपको पता ही है। पहले मैं आपको पिछले 3-4 साल के पेपर सोल्व करवा दूंगा, फिर हम चैप्टर वाइज स्टडी करेंगे और पूरा मैं आपको ट्रिक वगैरह के साथ सारे कंसेप्ट समझाऊंगा, ठीक है। और जल्दी ही हम आपका दिसंबर में 12th क्लास कंप्लीट कर देंगे, 12th का जो सिलेबस है, और जनवरी में 11th का कंप्लीट कर देंगे। 2 महीने में हम इस तरह से चलेंगे और उसके बाद हम बीएससी के कुछ टॉपिक डिस्कस कर लेंगे जो आते हैं। आपको पता होगा कि 11th और 12th क्लास से आपका 70% पोर्शन आएगा और बीएससी से आपका ओनली 30% क्वेश्चन आएगा, और मुझे उम्मीद है कि लेस देन 30 ही रहेगा। तो आप 11-12 पे ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। और मैं आपको दिसंबर और जनवरी 2 महीने में और नवंबर में हम कुछ पेपर सोल्व करेंगे और ये आपके सारे कंसेप्ट के साथ में पेपर सोल्व करवा दूंगा। अगले महीने से फिर हम फैब वगैरह से हम कुछ मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से हम अगला टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है, इससे पहले हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। 35 तक हम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, ये हमारी अगली वीडियो है, जिन्होंने नहीं देखी है वो पहले भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और मैं डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक टेलीग्राम का लिंक भी भेज दूंगा, जिसमें मैं आपको कुछ एक्सरसाइज वगैरह देता रहूँगा, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस देता रहूँगा टॉपिक वाइज, और उससे रिलेटेड कुछ नोट्स भी देता रहूँगा, तो आप उसको ज्वाइन कर लें। चलिए, नंबर ऑफ आइसोमर पॉसिबल फॉर द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। देखो इसमें क्या होता है कि जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है तो उसमें पहले मैं जैसे इसका स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाता हूँ, तो उसमें 6 बॉन्ड बनते हैं। तो 6 बॉन्ड कैसे बनाने होते हैं, 2 पैरेलल लाइन और एक ग्रेटर देन और स्मॉलर देन। आप ऐसा एक कंसेप्ट याद रखें, क्या बताया मैंने, दोबारा समझो। कोबाल्ट मेटल में ले लिया मैंने 2 पैरेलल लाइन, 2 ग्रेटर देन स्मॉलर देन। अब देखो 2 क्लोरीन है, तो एक क्लोरीन मैंने यहाँ लगाई, एक यहाँ लगाई। अगर मैं ये 2 पास पास लगा देता हूँ तो ये बन जाता है सिस, और अगर मैं ये 2 क्लोरीन अपोजिट लगा देता हूँ तब ये बन जाता है ट्रांस। यानी कि हमारे पास 2 तो आइसोमर, यानी कि 2 स्ट्रक्चर जो बने, इसको बोला हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब एक इन भी है, इन बाइडेंटेड लिगेंड होता है। बाइडेंटेड मतलब 2 बॉन्ड बनाता है अकेला इन, तो अकेला इन 2 बॉन्ड को बना लेगा, ये वाले जो 2 बॉन्ड बने हैं, ठीक है। और साथ में है 2 अमोनिया, एक अमोनिया ये रहा, दूसरा अमोनिया ये रहा, ठीक है। अब ऐसे ही मैं इसमें लगा देता हूँ, एक क्लोरीन मैंने यहाँ लगा दिया और इन जो है वो यहाँ लगा दिया, ठीक है ना। सॉरी, अमोनिया NH3 कहीं भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। तो एक बन गया सीस, एक बन गया आपका ट्रांस। तो 2 आइसोमर तो ये बन गए। एक होता है आपका, यहाँ मैं बना देता हूँ ऑप्टिकल आइसोमर, जिसमें लाइट प्लेन पोलराइज लाइट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है। तो देखो जो सिस आइसोमर होता है, सिस वाले का ही हमेशा ऑप्टिकल आइसोमर बनेगा, ये आप ध्यान रखेंगे। किसका आइसोमर बनता है, सिस वाले का। एक ये स्ट्रक्चर बनाया और मिरर इमेज लगा देंगे बीच में, और एक और ऐसा ही बना देंगे, तो सिस वाले का ये बनता है। ये आपका क्या बन गया, सिस आइसोमर बन गया, और सिस आइसोमर की मिरर इमेज बना दी। तो ये तो हम स्ट्रक्चर ऑलरेडी बना चुके हैं, ठीक है। तो एक आइसोमर में इसको कंप्लीट मानूंगा और 2 मानूंगा मैं इनको। 2 क्यों मानूंगा, ये अलग अलग है, ये सिस और ट्रांस है, और ये दोनों हालांकि सिस ही हैं। तो ये कोई नया स्ट्रक्चर नहीं है मेरे लिए, बस ये प्लेन पोलराइज लाइट को अलग डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, तो इसलिए मैं इनका ऑप्टिकल आइसोमर 1 मान रहा हूँ और ज्योमेट्रिकल आइसोमर इनको 2 मान रहा हूँ। तो टोटल कितने हो गए, 3 इसका आंसर होगा। इस बात को आप समझ लें, सिस और ट्रांस, ठीक है। 2 स्ट्रक्चर ये बने, सिस की मैंने मिरर इमेज बनाई, तो मिरर इमेज भी तो सिस ही है ना, यानी कि वो एक नया स्ट्रक्चर नहीं है, उसको दोनों को मैं ऑप्टिकल आइसोमर मान रहा हूँ, ठीक है। तो ये टोटल 3 इसका आंसर होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए स्ट्रॉन्गर लिगेंड देन क्लोरीन। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें पाई बॉन्ड होता है। जो पाई बॉन्ड होते हैं, जो याद रखेंगे, जो पाई एक्सेप्टर होते हैं, जो पाई एक्सेप्टर है वो आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड माने जाते हैं। 3 है ये, कौन कौन से हैं ये भी मैं बता देता हूँ। एक कार्बन मोनोऑक्साइड है, एक CnO और NO2 है, ये तीनों आप याद रखना, ये तीनों स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड माने गए हैं, ठीक है। मतलब जब आपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी होगी, जब आप इनके द्वारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कराते हैं तो मेटल के इलेक्ट्रॉन को ये पीछे भेज देते हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन है, आगे हम डिस्कस करेंगे। 30th क्वेश्चन में कह रहा है कि बाइवेलेंट मेटल आयन जिसकी के पास हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है। देखो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर वहां होता है जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। कहां होते हैं, जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैग्नीज का एटॉमिक नंबर होता है 25। मैं ये क्वेश्चन यहाँ कर लेता हूँ। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर होता है 25, और एक आप ट्रिक याद रखें SD, ठीक है ना, SD लिख लिया करें, ये D के इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पर। जैसे कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29, कॉपर का 29 है, और स्कैंडियम का 21 है, तो इसके पास डी में 1 इलेक्ट्रॉन है,
3d1। और इसके पास डी में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 5 इलेक्ट्रॉन थे। क्योंकि कॉपर एक एक्सेप्शनल केस है, 9 होने चाहिए, लेकिन आपने वो पढ़ा होगा एक इलेक्ट्रॉन वो ट्रांसफर ले लेता है, एस से ले लेता है, तो d10। और ऐसे ही इसमें कितने होंगे? d10। अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो वो एस से निकल के गए हैं। ये एस के इलेक्ट्रॉन है ना, मैं बता रहा हूँ ना, एस डी। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो छोड़ो, देखो मैं आपको एक सिंपल वे में बताता हूँ, ठीक है ना। सिंपल क्या मतलब, जो इनका मेन कंसेप्ट है मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता देता हूँ। अब आपको कई बार होता है कि ट्रिक भी समझ में नहीं आती है, ठीक है ना। तो ये देखिए आपके पास 29 है। पहले मैं कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख रहा हूँ, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 ऐसे होता था, आपको पता ही। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ दे देता है, तो डी में 10 होते हैं और एस में 1 होता है। अब आप इस पे चार्ज देखिए, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, तो एक तो एस से निकल गया, एक डी से निकल गया, डी में रह गए 9, ठीक है। और डी में जो बॉक्स होता है दैट इज ऑर्बिटल जो होते हैं वो 5 ऑर्बिटल होते हैं। इन 5 ऑर्बिटल में 9 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। हंट्स रूल से पहले आप एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। 5 तो आपके ये आ गए, 6 7 8 9। और मैंने आपको बताया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से पैरामैग्नेटिक करैक्टर होता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1, तो एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, इसमें 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज था कॉपर में, यानी कि सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन निकालना था, तो डी में 10 रहते, एक यहाँ से जाता ना, यानी कि 10 रहते। इसमें एक भी अनपेयर्ड नहीं था, 0 अनपेयर्ड, इसमें 1 अनपेयर्ड। स्कैंडियम पे 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, मैं लास्ट के लिख रहा हूँ बस, ये होता है, ठीक है ना। 21 होता है इसका एटॉमिक नंबर। अब 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, डी में बचे 1, तो इसके पास भी एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीज का होता है 25, इसके पास डी में 5 होते हैं और एस में होता है 1। जब आप डिटेल में साथियों लिखेंगे एस में 2 होता है, जब आप ऐसे लिखेंगे तो आपको ये मिलेगा। लास्ट में मैं बता रहा हूँ, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आप निकाल दीजिए तो डी में बचे 5, तो 5 के 5 अनपेयर्ड है, इसलिए ये पैरामैग्नेटिक हाईएस्ट होगा। 5 क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये हाईएस्ट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ब्राउन कंपाउंड है, हालांकि जो ये कंपाउंड मैग्नीज का ये ब्लैक होता है, ब्राउन भी नहीं होता, ब्लैक होता है। थोड़ा क्वेश्चन ये टेक्निकली गलत है, मैं कलर के हिसाब से देखूँ तो ये ब्लैक होता है। और वो HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है तो एक गैस B बना रहा है। मैं रिएक्शन लिख लेता हूँ। वो ब्लैक कलर का जो सॉलिड होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है, MnO2 होता है। और जब आप HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये MnCl2 बनाता है, ठीक है, प्लस क्लोरीन गैस बनाता है, प्लस वाटर बनाता है। तो दरअसल इसने ये वो क्लोरीन गैस बनाई, ठीक है। यानी कि वो A जो है वो, देखो आंसर ये हो गया, A कौन है? MnO2 है, और B जो गैस बन रही है वो कौन सी है? क्लोरीन है। अब वो कह रहा है कि जब ये गैस B है एक्सेस ऑफ अमोनिया से रिएक्ट करती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, अगर आप इस अमोनिया को इस क्लोरीन गैस से लोगे तो ये दरअसल NH4Cl बनाता है साथियों। क्या बनाता है? NH4Cl। लेकिन अगर आपने इसको एक्सेस में ले लिया तो होता क्या है? तो क्या बनेगा यहाँ पर? अगर ये एक्सेस में है, देखो 3 तरह की रिएक्शन है। अगर ये एक्सेस में है तो ये बनता है, और अगर ये दोनों सेम है, इक्वल है, ना कोई ज्यादा ना कोई कम, तब आपका ये प्रोडक्ट बनता है। याद रख लीजिए। और अगर आपका क्लोरीन एक्सेस में हो जाए, जो कि इसने बात की, तो होता क्या है? बनता तो यही है, N2 और HCl ही बनता है। मैं मना नहीं कर रहा, N2HCl बनता है, लेकिन एक्सेस में जो क्लोरीन लिया था वो फर्दर इस N2 के साथ रिएक्ट करके NCl3 बनाता है। क्या बनाता है? नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड होते हैं, NCl3। तो याद रखेंगे, अगर अमोनिया एक्सेस में है तो सारा का सारा क्लोरीन इसके साथ खर्च हो जाएगा, NH4Cl। दोनों बराबर बराबर हैं तो नाइट्रोजन अलग हो जाएगा और HCl अलग बन जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा नाइट्रोजन का। और अगर क्लोरीन एक्सेस में है तो जो नाइट्रोजन का रिडक्शन हुआ था, N2 बना था, उसके साथ क्लोरीन रिएक्ट करके NCl3 भी बनाएगा। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट होगा NCl3। NCl3 के बारे में कई बार एक बात और कहा जाता है कि ये एक्सप्लोसिव है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ये एक्सप्लोसिव नेचर होता है। ये भी कह सकता है कि एक एक्सप्लोसिव कंपाउंड बन रहा है तो वो NCl3 होता है, ठीक है। हालांकि ये वाला भी ऑप्शन हो सकता था, लेकिन Mn3O4 नहीं होता, ठीक है, MnO2 होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा आपने ध्यान रखना है। अच्छा हाँ साथियों, ये तो ब्राउन कलर दिया ना उन्होंने, तो ब्राउन कलर तो इसी का ही होता है, Mn3O4 का ही होता है, ठीक है। ये ब्लैक होता है, ये ब्लैक होता है, तो ये Mn3O4 ही बनेगा, ठीक है। फिर आपका ऑप्शन यही हो जाएगा, क्योंकि ऊपर ब्राउन दिया हुआ है। ब्राउन कलर का तो यही होता है, MnO2 ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। तो ये तो बहुत बढ़िया बात हुई, हमने ये चलो डिस्कस कर लिया, तो ये ध्यान रखेंगे।
Mn3 हो ब्राउन कलर का होता है। अगर यहाँ ब्लैक होता तो पूरी इक्वेशन बदल जाती, फिर MnO2 होना था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, हम 40th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मैग्नीज +2 कंपाउंड आर मोर स्टेबल देन Fe+2। सिंपल सी बात, अभी मैंने आपको क्या बताया, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर होता है 25 और आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाएंगे तो लास्ट में आपको ये मिलेगा। ठीक है, अब वो 2 इलेक्ट्रॉन निकलवाने के लिए कह रहा है तो निकाल दो इसके, तो डी में तो 5 हो गए। अब डी में मैक्सिमम जा सकते हैं 10, और 10 का जो डी है यहाँ है हाफ फिल्ड। हाँ, कैसा है ये, हाफ फिल्ड, और जो हाफ फिल्ड होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना चाहता, तो कहेगा Mn2 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल विद हाई थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। ये भी बात ठीक है। Mn+2 इज ए बिगर साइज, Mn2+ एज कंप्लीटली फिल्ड, कंप्लीट फिल्ड नहीं है वो, कैसा हाफ फिल्ड है। Mn+2 डज नॉट एग्जिस्ट, ये भी बात गलत है, ये भी बात गलत है, ये भी बात गलत है। वो यही कह रहा है Mn2 पॉजिटिव मोर स्टेबल है, क्योंकि हाफ फिल्ड होने की वजह से उससे तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा मुश्किल है। तीसरा क्यों, क्योंकि 2 तो यहाँ से निकल जाएंगे, अब तीसरा जो निकलेगा यहाँ से निकलेगा, वो बहुत मुश्किल है। इसका मतलब हाई आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होगी, तो ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है ये, इस बार जेई में भी आया था, नीट में आया था ये वाला क्वेश्चन। ठीक है ना, नीट 2020 में ये क्वेश्चन था नीट में। ठीक है, तो वो कह रहा है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ऑर्डर पूछ रहा है, ये आप याद रख लें। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, देखो मैंने अभी आपको ऊपर बताया भी था कि जो CN है, CO है, वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, देन CN देन NO2। एक तो इन 3 में ऑर्डर आप याद रखे रखें। तो देखो CO, CN, NO2 इसमें मेंशन नहीं है। अब लेकिन बात है फ्लोरीन और SCN में मोर कौन होता है, तो आप याद रखेंगे। इनके अलावा सिर्फ इतने ही ना रखें, और भी याद रख लें, CO, CN, NO2, कुछ और भी मैं आपको बता देता हूं। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है आपका, वो आ जाता है आपका अमोनिया। इसके बाद आता है अमोनिया। अमोनिया के बाद आ जाता है आपका EDTA, जिससे वाटर की हार्डनेस निकालते हैं, और EDTA के बाद आता है आपका वाटर, और देन फ्लोरीन। उसके बाद आपका नाइट्राइड भी है, सल्फाइड भी है, अब आता है आपका क्लोरीन, और देन आता है SCN नेगेटिव। ठीक है, तो SCN और क्लोरीन में विच इज कमिंग फर्स्ट, फ्लोरीन। सो इट विल बी द ऑर्डर COCN, ये वाला COCN, फ्लोरीन, देन SCN। ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ऑर्डर के बेस पे है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के बेस पर है। ठीक है, IUPAC नेम की बात कर रहा है वो, कि क्या नेम होगा। देखो इसमें सिंपल सी बात है, जो NO2 होता है एक एम्बिडिएंट लिगेंड होता है, मतलब मेटल के साथ नाइट्रोजन भी लिंक कर सकता है और मेटल के साथ ऑक्सीजन भी लिंक कर सकता है। ठीक है, कोई भी लिंक कर सकता है। तो क्योंकि ऑक्सीजन लिंक है, तो कोबाल्ट के साथ हमें बताना पड़ेगा कि इस नाइट्रो ग्रुप का क्या लिंक है, N लिंक है या O लिंक है ना। तो पहला देखते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पढ़ेंगे। ये है इथेन 1,2 डाइमीन, E से शुरू हो रहा है, नाइट्राइटो N से शुरू हो रहा है, क्लोराइड C से शुरू हो रहा है, तो क्लोराइडो बिल्कुल ठीक है। बिस, इसके लिए बिस यूज होता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। इथेन 1,2 डाइमीन, E आ गया, ठीक है ना, C के बाद E आ गया। उसके बाद नाइट्रो ठीक है, NO2, और उसके साथ O लिंक है, बिल्कुल ठीक बात है। कोबाल्ट है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड गैस है, एक क्लोरीन ये रहा, एक ये रहा, और एक इसकी होती है ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड, और इस क्लोरीन को क्लोराइड। तो मेरे हिसाब से तो यही ठीक है। अब ये क्यों नहीं है ठीक, क्लोरो कह रहा है, क्लोरो नहीं होता, जब लिगेंड बीच में होता है तो क्लोराइडो बढ़ते हैं, तो इसलिए ये गलत हो गया। क्लोराइडो डाई नहीं यूज़ करेंगे, जब ये नंबर होता है यहाँ पर इसके लिए बिस यूज़ करते हैं, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। क्लोरो इसने फिर क्लोरो कह दिया, तो यहाँ भी काम खराब करवा दिया। ठीक है, तो क्लोराइडो, इनसाइड वाले को क्लोराइडो, बाहर वाले को क्लोराइड, सिंपल। ठीक है, क्लोराइडो, बिस, इथेन 1,2 डाइमीन, नाइट्राइटो, कोबाल्ट, और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड, और बाद में ये वाला क्लोराइड। आगे बढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, किसी का रिडक्शन होके बी बना और बी का HNO2 के साथ रिएक्शन होके अल्कोहल बना। बस ये याद रखना, एमीन्स ही हैं जो एमाइंस HNO2 के साथ रिएक्शन करके अल्कोहल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अल्कोहल। और कौन सी एमाइन, एलिफेटिक, मतलब जिसमें बेंजीन ना हो, वही वाली, नहीं तो डाइजोनियम सोल्ट बन जाता है। हाँ, तो अब इसमें
रिडक्शन का मतलब कौन है? नाइट्राइल होगा वहां, ठीक है। प्रोपेन नाइट्राइल तो हो नहीं सकता, देखो, क्योंकि प्रोपेन नाइट्राइल इसलिए नहीं होगा, अगर आप प्रोपेन ग्रुप लोगे, देखो प्रोपेन तो 3 कार्बन आने चाहिए प्रोडक्ट में आपके, अब यहां पर तो आपके 2 कार्बन है प्रोडक्ट में, इसलिए ये तो हो नहीं सकता। इथेन नाइट्राइल, ये हो गया आपका इथेन नाइट्राइल, तो ये हो सकता है इथेन नाइट्राइल, ठीक है ना। ये NC हो गया, NC तो सेकेंडरी अमीन देते, और NO2 इसमें तो एक ही कार्बन रह गया, हमारे प्रोडक्ट में 2 कार्बन है, तो सिंपल सा ये आंसर हो जाएगा। तो साथ ही समझ में आया ना, दोबारा बता देता हूँ, देखो हमारे प्रोडक्ट में 2 कार्बन है, ठीक है, तो रिएक्टेंट में भी तो 2 ही होने चाहिए ना, रिडक्शन ही तो हो रहा है। अब प्रोपेन नाइट्राइल की खूबी ये है, नाइट्राइल में होता है CN, लेकिन ये कार्बन चेन में काउंट होता है। प्रोपेन मतलब टोटल 3 कार्बन होने चाहिए विद दिस CN, तो अगर 3 कार्बन होंगे तो हमारे प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ प्रोपेन लिखा हुआ है तो 3 कार्बन है, तो भाई हमारे तो प्रोडक्ट में 3 होने चाहिए, लेकिन यहाँ 2 हैं। इथेन नाइट्राइल जो था, तो एक तो CN का कार्बन हो जाएगा, एक चेन का, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड A है और रिडक्शन से कंपाउंड B दे रहा है, और B जो है ट्राइक्लोरोमीथेन और कास्टिक पोटास के साथ C बना रहा है, और कंपाउंड C जो है कैटालिटिक रिडक्शन से N मिथाइल बेंजीनमाइन जो है वो कंपाउंड बना रहा है, ठीक है। तो क्या बन रहा है, ये हमारे पास एक ये आया, क्या बना रहा है वो, N मिथाइल बेंजीनमाइन, तो बेंजीनमाइन क्या होता है ये, और N का मतलब है नाइट्रोजन के साथ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। चलिए तो अब हम देखते हैं क्या क्या ये हो सकता है। कंपाउंड A ऑन रिडक्शन गिव्स कंपाउंड B, थोड़ा शोर होगा, 2 मिनट रुकते हैं जरा, 2 सेकेंड ही रुकेंगे, 2 मिनट तो नहीं रुकेंगे। देखो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड A रिडक्शन से कंपाउंड B बना रहा है, हम यहाँ ये मान के चलें जो एमीन बन रही होगी वो नाइट्रो कंपाउंड से बनती है या नाइट्राइल से बनेगी, लेकिन नाइट्राइल से तब बने जब यहाँ कार्बन हो, लेकिन यहाँ तो बेंजीन जुड़ी हुई है, हालांकि बेंजीन में ही कार्बन है, तो इसलिए मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मेरे पास जो यहाँ प्रोडक्ट बनेगा वो नाइट्रोबेंजीन में मान के चल रहा हूँ, ठीक है ना। मैं पूरा इसको फ्रेम करके देखूंगा कि नाइट्रोबेंजीन से बात फिट बैठेगी कि नहीं बैठेगी। नाइट्रोबेंजीन लिया, उसका मैंने रिडक्शन करा दिया, रिडक्शन किसी से भी हो सकता है, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो गया, इससे रिडक्शन कराया, तो अब मेरे पास बन गई है एनिलीन, ठीक है ना, एनिलीन। अब विच ऑन रिएक्शन विद ट्राइक्लोरोमीथेन, अब ये क्या है, ट्राइक्लोरोमीथेन मतलब जैसे CHCl3 अल्कोहल के साथ ये रिएक्शन करके बना रहा है, एंड कास्टिक सोडा KOH हो गया, चलिए KOH के साथ रिएक्शन करके ये कंपाउंड C बना रहा है। साथियों ये जो आपकी रिएक्शन है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये कार्बाइल अमीन रिएक्शन है, NC बन जाता है, नाम रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है, इसको याद रखना NC, ये आपका बन गया कार्बाइल अमीन रिएक्शन है, बहुत फॉलिंग स्मेल है, याद रखेंगे प्राइमरी अमीन का डिस्टिंग्विश टेस्ट है, प्राइमरी अमीन ही ये टेस्ट दे सकती है, और उसके साथ रिडक्शन कराऊंगा जब मैं इसका, NC क्या है, NC है, इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, NC इस तरह से है बेंजीन के साथ, और जब आप इसका रिडक्शन कराओगे H इसको यहाँ दे दो और H इसको यहाँ दे दो, तो आपका वो मिथाइल अमीन बन जाएगा, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा ये NHCH3, ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, ये आपका A था, और रिडक्शन के बाद कंपाउंड B बना, ठीक है, और इसके बाद ये कंपाउंड C बना, और कंपाउंड C का रिडक्शन होके ये फाइनल प्रोडक्ट बना। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे आप वीडियो को रोककर। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स फैलिंग पॉजिटिव फैलिंग सोल्यूशन, मैंने पहले ही बताया फैलिंग सोल्यूशन आपके एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन नहीं देती हैं, और आपका ग्लूकोज भी देता है, ठीक है ना। सुक्रोज आपका ये टेस्ट नहीं देता, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, याद रखेंगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर इस टेस्ट को नहीं देते, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। सुक्रोज फैट नहीं देते इस टेस्ट को। अब रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर जरा एक बार फटाफट से याद रख लो, नॉन रिड्यूसिंग शुगर में, नॉन रिड्यूसिंग में आपकी जो डाइसैकेराइड होती है, डाइसैकेराइड, इस डाइसैकेराइड में सुक्रोज ये टेस्ट नहीं देती, बाकी सारी की सारी ये टेस्ट देती हैं, जैसे लैक्टोज हो गया, माल्टोज हो गया, ठीक है ना, ये आपके डाइसैकेराइड रिड्यूसिंग है, लेकिन सुक्रोज रिड्यूसिंग शुगर नहीं है,
ठीक है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है। बाकी आपका स्टार्च रिड्यूसिंग है, सेल्यूलोज रिड्यूसिंग है, सब रिड्यूसिंग है, ये रिड्यूसिंग नहीं है। कौन सी? सुक्रोज। तो विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स पॉजिटिव फैलिंग सोल्यूशन टेस्ट? ग्लूकोज देगा, ठीक है ना, प्रोटीन नहीं देता, कार्बोहाइड्रेट देते हैं ये। ए लिक्विड कैन एग्जिस्ट ओनली, a liquid can exist only between triple point and critical point at any temperature of a melting point, between melting point and critical point, between boiling and melting point। देखो जो आपका ट्रिपल पॉइंट होता है, ट्रिपल पॉइंट पर भी मिलता है, ट्रिपल पॉइंट पे आपके सॉलिड लिक्विड गैस तीनों मिलते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, और आपने ये पढ़ा भी होगा। ये फेज इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा होगा, फेज इक्विलिब्रियम में कि ट्रिपल पॉइंट क्या होता है। तो जो आपका इसमें वो यही पूछना चाह रहा है कि जो लिक्विड कहां पर एग्जिस्ट कर सकता है, तो बॉइलिंग और मेल्टिंग के बीच में ही तो एग्जिस्ट करेगा ना भाई। यहां तो तीनों चीज मिलेंगी, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों मिल रहा है। वो कह रहे हैं बिटवीन बॉइलिंग, अब आपने बॉयल और मेल्टिंग के बीच बीच में करना है भाई। इससे पहले आपका सॉलिड मिलेगा, सिंपल सी बात है, और बॉइलिंग के बाद आपको मिलेगी गैस। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग के बीच में तो आपको लिक्विड मिलेगा, इसमें कौन सी नई बात है? बच्चों वाला क्वेश्चन है, बिटवीन बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नीचे अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। तो बोहर ऑर्बिट जो हाइड्रोजन का है उसका फॉर्मूला होता है -13.6 n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद रखेंगे। हालांकि यह हाइड्रोजन के लिए है, और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए आपको यहाँ पर एटॉमिक नंबर्स के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होता है, याद रखेंगे। Z स्क्वायर, मान लो लिथियम है तो 3 का स्क्वायर, बेरिलियम है तो 4 का स्क्वायर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? -13.6 n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, मेरी प्लेलिस्ट में जाके देखना, मैंने 11th में एक बोहर मॉडल करवा रखा है 11th क्लास में, वहाँ पे मैंने डिटेल में आपको समझाया हुआ है। प्लेलिस्ट में देख लेना, 11th का स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में मिल जाएगा, ठीक है। 48th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज नॉट परमिसिबल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। देखो आप जैसे 1s 2s ये लिखते हो ना, ये होता है स्मॉल n और ये होता है l। l जो होगा s के लिए 0 होता है, p के लिए हमेशा 1 होता है, d के लिए 2 होता है और f के लिए 3 होता है, याद रखना है। अब देखो ये 4s हो गया कि नहीं हो गया? 4s हो गया। और m जो होता है याद रखेंगे, s के लिए 0 होता है, p के लिए +1 0 -1 होता है, ये +2 0 -1 -2 होता है, ये +3, ये यहाँ बीच में +1 रह गया, +2 +1 0 -1 -2 -3, ये ऐसे याद रखना है। देखो ये वैल्यू है L की, L का मतलब होता है सबशेल, याद रखना सबशेल। S सबशेल के लिए वैल्यू कितनी होती है? 0, P सबशेल के लिए वैल्यू 1, D सबशेल के लिए वैल्यू 2 और F सबशेल के लिए वैल्यू 3। और M होता है ऑर्बिटल। M क्या होता है? ऑर्बिटल। अब देखो ऑर्बिटल क्या है, S में एक ही ऑर्बिटल है, P में 3 ऑर्बिटल है, D में 5 ऑर्बिटल है, F में 7 ऑर्बिटल है। +3 से -3, +2 से -2, +1 से -1 और 0 से 0, ठीक है। तो 4s कह रहा है, कौन सा सही नहीं है वो ये वाली बात कह रहा है। तो देखो 4s है, s के लिए m 0 हो सकता है, ठीक है ना, और उसमें इलेक्ट्रॉन जो हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो -½ वैल्यू हो सकती है। 5 3 तो 5f हो गया। ये 5f में भी ये देखो 0 आता है, 0 आता है, ये ऑर्बिटल के लिए हो गया, और उसमें वो वैल्यू कह रहा है +½ ठीक है। और उसके बाद वो कह रहा है 3 और 2 वैल्यू कितनी हो गई? d की, 3d। तो ये बना लिए, चलो मैंने 1 2 3 4 5, एक के लिए +2 +1 0 -1 -2। तो वो कह रहा है -2 वाले में -1 वैल्यू है, ये वैल्यू, ये स्पिन की वैल्यू की बात कर रहा है, मतलब वो ऐसे कहना चाह रहा है। और उसके बाद कह रहा है 3d
टू वैल्यू किसकी होती है, देखो n तो 3 है और L2 है, तो L2 किसके लिए होता है, देखो मैंने यहां पर लिखा हुआ है L की जो वैल्यू है 2 किसके लिए होता है, D के लिए होता है। अब साथियों, मेरे प्यारे साथियों, टीचर्स, ये देखो D में जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकती है और कम से कम -2 हो सकती है, लेकिन इन्होंने दे दी -3। कैसे पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। डी में तो 5 ही वैल्यू होंगी, कौन कौन सी होंगी, जो ये होता है उसके प्लस से उसके माइनस तक की वैल्यू हो सकती है। बस आप ये देखो, यहां पर ये वो मैंने वैल्यू लिखी हुई है, यहां पर वो कह रहा है, यहां पर वो m0 कह रहा है, तो +3 से -3 तक के बीच में 0 आएगा कि नहीं आएगा, 0 वाले में 0 आएगा कि नहीं आएगा, 2 वाले में +2 से -2 आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन 2 वाले में -3 कहां से आ जाएगा, तो ये वाला नहीं है सही। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आएगा क्वांटम नंबर के बारे में। इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर ट्रिक बताऊंगा, देखो बॉन्ड ऑर्डर की मैं ट्रिक बताता हूं, नोट कर लो, कोई क्वेश्चन बॉन्ड ऑर्डर पे आपका गलत नहीं होगा। आपने इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं पूरे मॉलिक्यूल में, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ऐसे नीचे आ जाओ, कम कर लो, इसको आपने बेस मानना है, 13, 12, 11 और 10। अब आप देखो, जहां 14 इलेक्ट्रॉन होंगे वहां बॉन्ड ऑर्डर होगा 3। जैसे N2 में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है, एक नाइट्रोजन में 7 होते हैं, 2 नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 14। इसका मतलब इन दोनों के बीच बॉन्ड होगा ट्रिपल बॉन्ड, याद रखना। अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर आधा आधा घटता चला जाएगा, 2.5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। ये ट्रिक है, कहीं आपको ढूंढे से भी नहीं मिलेगी, मैं अभी बता रहा हूं आपको। और यहाँ बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 0। ऐसे यहाँ पर भी कम करते चले आओ, ठीक है ना, यहाँ पर भी कम करते चले आओ, ये ट्रिक कहीं नहीं मिलेगी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसको ध्यान से समझ लो, ठीक है ना। अब ये याद रखना, 14 पे 3 है, इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो घटेगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो घटेगा। अब वो ये देखो ये क्या कह रहा है, O2 का एग्जाम्पल लिया, O2 में होते हैं 16, यानी कि 16 में बॉन्ड ऑर्डर हो गया 12, 2, 2 ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड है, 2। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है कितने बॉन्ड है 2 एटम के बीच में। अब देखो ये सारे नेगेटिव हैं, इसमें है 16 इलेक्ट्रॉन, इसमें है इलेक्ट्रॉन 16, एक कम हो गया, प्लस हो गया 15, इसमें एक बढ़ गया, देखो 16 के मुकाबले एक बढ़ गया यानी कि 17 है, इसमें 16 के मुकाबले 2 बढ़ गए मतलब 18 है। अब मुझे बताओ 16 पे बॉन्ड ऑर्डर था आपका 2, मैं पेज का साइज घटा लेता हूं, अब आप देखो एक और घटा लेता हूं, 16 पे बॉन्ड ऑर्डर था 2, अब 15 पे बॉन्ड ऑर्डर घटेगा, 2.5 रह जाएगा। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका मिला आपको, अब हुआ O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव में 17 पे कितना रह गया 1.5, और 2 नेगेटिव पर रह गया, 2 नेगेटिव मतलब 18 पे रह गया 1। तो O2 पॉजिटिव उससे O2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है, देन O2 नेगेटिव और देन O2 2 नेगेटिव। इसमें है O2 पॉजिटिव का मतलब है 15 वाला, 15 वाले में बॉन्ड ऑर्डर कितना था 2.5, हियर 2.5, यहां पर 2 है, यहां 1.5 है और यहां 1 है, बस। तो बॉन्ड ऑर्डर आपका निकल के आ गया। आप जल्दी से देखो किसका कौन सा सही है, ये ऑप्शन सही है, O2 का सबसे कम, O2 नेगेटिव उससे ज्यादा, O2 पॉजिटिव O2 उससे ज्यादा और O2 पॉजिटिव उससे भी ज्यादा, ठीक है। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, बॉन्ड ऑर्डर कहां पर ज्यादा होगा याद रखना, ठीक है। जैसे जैसे 14 से इलेक्ट्रॉन घटेंगे बॉन्ड ऑर्डर भी घटेगा, और इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर भी घटेगा, दोनों केस में घटता ही घटता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन आते हैं। HCl is a covalent, NaCl is a ionic compound. This is because sodium is highly electropositive, hydrogen is non-metal, HCl is gas. Electronegativity difference between hydrogen and chlorine is less than 2.1. जहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 2.1 से कम होता है, याद रखेंगे वहाँ कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, और जहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 2.1 से ज़्यादा होगा वहाँ आयनिक बनता है। ये गांठ बांध लो, बिल्कुल माइंड में सेट कर लो, क्वेश्चन बिल्कुल ट्रिक पर ही पूछ लिया इन्होंने। ये ट्रिक होती है कि जहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर 2.1 से कम हो वहाँ कोवलेंट बॉन्ड होता है, और उन्होंने ये ट्रिक को ही क्वेश्चन बना दिया, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और कोवलेंट बॉन्ड की हालांकि ये पहचान है कि वो गैस होते हैं, ठीक है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमने ये पूछा था कि कारण क्या है, रीजन है कि डिफरेंस 2.1 से क्या है, लेस है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, वल्केनाइज्ड रबर बिकम हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। हाँ ठीक बात है, वल्केनाइज्ड रबर कैसे बनता है याद रखो, 3 to 4% सल्फर मिला दो सिंपल रबर में,
ठीक है, तो हार्ड और स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। नेचुरल रबर हैज ट्रांस कन्फिग्रेशन ऑफ डबल बॉन्ड ना, सिस होता है भाई, सिस आइसोप्रीन याद रखेंगे। सिस आइसोप्रीन आपका नेचुरल रबर में होता है। ट्रांस से गुट्टा पर्चा बनता है, गुट्टा पर्चा अजीब सा नाम है, मुझे भी समझ में नहीं आता ये नाम है क्या, हालांकि रबर जैसा ही होता है गुट्टा पर्चा, जी है, कुत्ता नहीं है, दिस इज गुट्टा पर्चा, तो ये इसका सही नहीं है। नेचुरल रबर हैज ए ट्रांस कन्फिग्रेशन नहीं, सिस कन्फिग्रेशन होती है, यू विल कीप इन माइंड दैट। ब्यूना एस कोपोलीमर है, हाँ देखो ब्यूना का मतलब होता है ब्यूटाडाइन और एस का मतलब होता है स्टाइरिन, ठीक है, तो ब्यूटाडाइन स्टाइरिन का कोपोलीमर है, बिल्कुल सही है। नेचुरल रबर इज ए 1,4 पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन, ठीक बात है, 1,4 पॉलीमर ही है। आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर बता देता हूं मैं आपको, CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, तो 1 2 3 4 ये आपके 4 कार्बन हो गए, इज नॉट ट्रू, ठीक है, तो और ये सिस आइसोमर होता है, 1,4 पॉलीमर होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलीएमाइड, पॉलीएमाइड का क्या होगा, जिसमें CONH लिंकेज होगा, वो एमाइड लिंकेज होगा, और इसका एग्जांपल है नाइलॉन 6 क्योंकि नाइलॉन 6 में आपका जो लिंक होता है, एक तो होता है पॉलीइथीन, इथीन में ही समझ लो, इथीन में तो डबल बॉन्ड होंगे, इसमें कहाँ से एमाइड बन जाएगा, ब्यूना एस में स्टाइरिन है और आपका क्या है ब्यूटाइन है, तो ब्यूटाइन में 4 कार्बन होंगे, 4 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। अब बताओ जरा मुझे, यहाँ कहाँ से निकल के आ जाएगा तुम्हारे में, इसमें CONH बॉन्ड कहाँ से आ जाएगा, स्टाइरिन होता है बेंजीन के ऊपर NH2, बेंजीन के ऊपर CH डबल बॉन्ड CH2, कहाँ है इसमें CONH, टेराइलिन में होता है, हालांकि आपका अल्कोहल होता है, इथाइलिन ग्लाइकोल होता है, इथाइलिन ग्लाइकोल और टर्थेलिक एसिड, टर्थेलिक एसिड क्या होता है COOH और COH पैरा पोजीशन पे ये, तो इसका होता है हेक्सामिथाइलिन डाइमीन और एडिपिक एसिड, हेक्सामिथाइलिन डाइमीन और एडिपिक एसिड। स्ट्रक्चर यहाँ बना देता हूँ, जगह ये है, देखो हेक्सामिथाइलिन डाइमीन NH2 और बीच में 6 आपके CH2 आएंगे, एक तो ये है और एक आपका एडिपिक एसिड, तो एडिपिक एसिड क्या होता है COOH, 4 बीच में मैं CH2 ले लेता हूँ, ये देखो, तो CO और NH मिलके बनाते हैं माइड लिंकेज, तो ये आंसर हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देखो मेरा नाम याद रखना, मेरा नाम अंकित, नाम मैंने अभी तक नहीं बताया था, मेरा नाम अंकित त्यागी है, क्या नाम है मेरा, अंकित त्यागी, तो A के साथ T आता है, ठीक है, और G के साथ C आता है, बात खत्म, अंकित त्यागी आएगा, GC पता नहीं क्या है, हालांकि ग्वानिन साइटोसिन है, लेकिन मेरे नाम के साथ याद रखना अंकित त्यागी, AT और GC होता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, A और T और G और C के बीच में ये बॉन्ड होता है, ठीक है, A के बीच में नहीं होता, बस यही एक कॉम्बिनेशन है। ये DNA के नाइट्रोजन के बेस पेयर होते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन के, और एक बात और याद रखना, DNA में जो नाइट्रोजन बेस पेयर होते हैं, एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है, थाइमिन होता है, लेकिन RNA में जो बेस पेयर होते हैं, एडेनिन होगा, ग्वानिन होगा, साइटोसिन होगा, लेकिन थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है, बस याद रखना, ये सबसे बड़ा अंतर है, ठीक है ना, इन दोनों में ही सबसे बड़ा अंतर है। और इसमें जो शुगर होती है वो डीऑक्सी शुगर होती है, डीऑक्सी राइबोज शुगर है, और इसमें राइबोज शुगर है, उसके नाम से ही पता चल रहा है राइबोज शुगर, ठीक है ना, इन दोनों का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, डीऑक्सी शुगर और राइबोज शुगर का, ये याद रखेंगे, OH H H, अगर आपने यहाँ लगा दिया OH, अब तो ये हो गई राइबोज शुगर, अब तो क्या हो गई है राइबोज शुगर, और अगर आप यहाँ पर ये O ना लगाते तो ये डीऑक्सीराइबोज शुगर हो जाती है, डी ऑक्सीजन क्या हो जाता है, निकल के चला जाता, कौन से कार्बन से, 2 कार्बन से, तो इसलिए 2 डीऑक्सीराइबोज भी बोलते हैं, डीऑक्सी का नाम क्या है 2 डीऑक्सीराइबोज शुगर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एज ट्रैंकुलाइजर, ट्रैंकुलाइजर होते हैं जो तनाव में, एंजाइटी में, स्ट्रेस में दिए जाते हैं, इक्वानिल है, टेट्रासाइक्लिन आपकी एंटीबायोटिक है, ठीक है, डिटोल आपका एंटीसेप्टिक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। डिटोल की कॉम्पोजिशन अल्फा टर्पिनोल, याद रख लो, अल्फा टर्पिनोल और क्लोरोजाइलिनोल, XYLENOL, क्लोरोजाइलिनोल और अल्फा टर्पिनोल होता है, ठीक है। ये कह रहे हैं हमने डीहाइड्रो हेलोजन करनी है, हेलोजन को निकालना है यहाँ से, तो भैया आयोडीन का बॉन्ड का साइज बड़ा होता है, वो आसानी से टूट जाएगा, ठीक है ना, तो किस में डीहाइड्रो हेलोजिनेशन आसानी से हो जाएगी,
भाई जिसमें आयोडीन का बॉन्ड आसानी से निकल के चला जाएगा। तो आयोडीन के बाद ब्रोमीन है, ब्रोमीन के बाद क्लोरीन है, क्लोरीन के पास फ्लोरीन है, HCl HBr HI हाइड्रो हेलोजन निकल के जानी है, तो जिसका बॉन्ड क्या होगा, लार्ज होगा, वो आसानी से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो 55 क्वेश्चन हमने कर लिए। कितने क्वेश्चन कर लिए हैं मुझे ज़रा ध्यान नहीं रहा, देख लेते हैं हमने कहाँ से करना शुरू किया था। वी स्टार्टेड फ्रॉम, यहाँ से किया था। चलिए आज के फिर काफ़ी क्वेश्चन हो गए हैं, तो अगली बार जो हम डिस्कस करेंगे 40 के अराउंड इसके और क्वेश्चन रह गए, वो मैं आपको सारे करवा दूंगा। ठीक है, कल की वीडियो ज़रूर देखिए, कल मैंने इससे पहले के क्वेश्चन डाले थे, बाकी अब हम